हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। वहाँ फर्स्ट वीडियो में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ी थी अबाउट रेस्ट, मोशन एक्सेट्रा। तो आज हम उससे आगे की बात करते हैं और इसी तरह की छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस है वे स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये सारा चैप्टर आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है, तो ये जस्ट उसका रिपीटेशन है। तो हम इसको जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। और लास्ट में जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। हालांकि ये आपने 9th क्लास में भी ड्राइव किया हुआ था, यहाँ भी ड्राइव करना है। कंप्लीट चैप्टर ही हमारा 9th क्लास से रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसको देखते हुए चेक डेफिनेशन में पढ़ते हैं। स्पीड, व्हाट डू मीन बाय स्पीड। लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती थी? The total length of path traveled by an object is called distance। तो यहीं से बच्चे आपको मिल जाएगी स्पीड। क्या कहेंगे? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। या आप ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो बच्चे फॉर्मूला क्या बनाएंगे? स्पीड इज इक्वल टू distance upon time taken। सपोज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं d से, टाइम को डिनोट करते हैं d से, और स्पीड हो या वेलोसिटी हो दोनों के लिए एक सिंबल यूज होता है v। तो v इक्वल टू d अपॉन e। आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा बच्चे। अब यहाँ बात कर लेते हैं यूनिट की। यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर, यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। तो मीटर पर सेकंड लिखेंगे बच्चे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? मीटर सेकंड इनवर्स। और जैसे कि बच्चे आप दो टाइप की क्वांटिटीज पढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ हमने यूज की है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। टाइम तो आपको पता ही है पहले से ही कि टाइम हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो फाइनली हमारी जो स्पीड बनती है ये भी हमारी कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ बच्चे आप डिफाइन कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वो आपने सब पढ़ी हुई है। लेकिन मैं यहाँ पर बस बात करूंगा एवरेज स्पीड। कहाँ बच्चे में रिक्वायरमेंट होती है एवरेज स्पीड की? सबसे पहले मैं एक एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। सपोज आप किसी बाइक से चलते हैं और आपको कोई एक डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 30 किलोमीटर, और आपने बाइक स्टार्ट की। जब आपने चलना स्टार्ट किया तो आपकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते रहे तो ये आपकी 30 किलोमीटर की डिस्टेंस आप हाफ एन आवर में कवर कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको क्या होगा? रास्ते में ट्रैफिक भी मिलेगा, कोई ब्रेकर आ जाएगा, कहीं पर सड़क खराब है, तो आपकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली वेरी करती रहेगी। कभी वो इंक्रीज हो जाएगी, कभी वो डिक्रीज हो जाएगी। हो सकता है कि ये डिस्टेंस 30 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है आप 1 आवर में कंप्लीट करें। दैट मीन्स अगर आप ऑन एवरेज देखें आप 30 किलोमीटर कितने टाइम में गए? 1 आवर में गए। मीन्स आपकी स्पीड क्या हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। लेकिन आप कह रहे थे हमको 60 किलोमीटर पर आवर से चले थे, लेकिन नहीं, वो बीच में क्या होता रहा? आपकी स्पीड चेंज होती रही। तो बच्चे ऐसी कंडीशन में ही हम डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे एवरेज स्पीड के लिए? फॉर्मूला तो हमारा यही है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सपोज बच्चे हम कहते हैं कि हमने जब बाइक स्टार्ट की तो हमने t1 टाइम में हमारी स्पीड कांस्टेंट रही, तो हमने एक डिस्टेंस ट्रेवल कर ली सपोज d1। फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड t2 में हमने एक डिस्टेंस ट्रेवल कर ली d2। यहाँ तक कि हमारी स्पीड कांस्टेंट रही, लेकिन पहले वाली स्पीड से थोड़ी अलग रही। फिर सपोज t3 टाइम में आपने d3 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। इस तरह से आप अलग अलग टाइम इंटरवल में, जिस टाइम इंटरवल में आपकी स्पीड कांस्टेंट रही, आप डिफरेंट स्पीड से आपने डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर ली। तो टोटल डिस्टेंस आपकी बच्चे क्या होगी? d1 प्लस d2 प्लस d3। सपोज आपने n पोर्शन कर लिए थे अपॉन, इसी तरह से टोटल टाइम इंटरवल का रहेगा t1 प्लस t2 प्लस d3 एंड tn। तो इससे बच्चे जो भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किए वो टोटल अपॉन जितना भी टाइम आपको लगा है वो टोटल टाइम आपका क्या बन जाएगा?
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड आप इसको कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी। अभी बच्चे हमने कहा स्पीड, और स्पीड में हमने एक वर्ड यूज किया डिस्टेंस, मींस टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बात आ जाती है दूसरी जो टर्म हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या थी बच्चे? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मिनिमम लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको अपने डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कहा था बच्चे। तो यहाँ वेलोसिटी में आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे हमने स्पीड को डिफाइन किया था ऐसे ही हम वेलोसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या फिर आप कह दीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बच्चे वेलोसिटी को भी हम v से ही डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वहां का डिस्टेंस अपॉन टाइम, यह हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, टाइम इंटरवल लिख लीजिए आप। डिस्प्लेसमेंट को भी बच्चे हम यहाँ d से डिनोट करेंगे, टाइम तो हमारा t ही होता है। यहाँ डिफरेंस कहाँ आएगा बच्चे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस होता था हमारा स्केलर। तो यहाँ जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? उसके ऊपर एक एरो लगा दिया जाएगा। तो जब यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारी वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी वेलोसिटी बचती है वो भी कैसे आएगी? वेक्टर क्वांटिटी। दैट मींस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन स्पीड हमारी क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी। तो हमारी वेलोसिटी हो गई v = d/t। यूनिट बच्चे इसका भी हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, वेलोसिटी हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। और जैसे जैसे हमने बच्चे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में कुछ डिस्टिंक्शंस प्रोड्यूस किए थे, वही डिफरेंसेस स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में भी आ जाएंगे। आपकी स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी हो सकता है कि वो नेगेटिव भी हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ भी हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिफाइन कर, लेकिन यहाँ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वर्ड का ध्यान दें बच्चे, इंस्टेंट से बना है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट आप जाते हो क्या जानते हो? एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी एक फिक्स टाइम इंटरवल पर आप बात करें तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस। सपोज जैसे मैं कहता हूँ, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, सपोज ये पूछा व्हाट इज योर नेम, और एक बच्चा है जिससे मैंने पूछा, उसने क्या किया? काफ़ी देर तक सोचता रहा कि मुझे ही कहा है या पड़ोसी को कहा है, मैं उठूँ या ना उठूँ, बैठ करके आंसर दूँ, खड़े होकर के आंसर दूँ। इसी बीच में उसने 10-20 सेकेंड वेस्ट कर दिए, लेकिन क्वेश्चन का आंसर उसने नहीं दिया। लेकिन यही क्वेश्चन सपोज मैंने एक दूसरे स्टूडेंट से पूछा, तो उसने बिना कोई टाइम वेस्ट करके, जैसे ही मैंने आंसर के लिए उसे कहा कि आंसर दीजिए, तो उसने तुरंत विदिन ए सेकेंड आंसर मुझे दे दिया कि उसका नाम ये है। तो बच्चे ये जो पहले वाली प्रोसेस थी उसमें तो काफ़ी सारा टाइम लग गया, टाइम इंटरवल बहुत ज़्यादा रहा, क्वेश्चन पूछने और आंसर मिलने के बीच में टाइम गैप बहुत बड़ा था। लेकिन जो दूसरा केस मैंने आपको बताया उसमें क्या हुआ कि जब क्वेश्चन मैंने पूछा और आंसर मुझे मिला, उन दोनों के बीच में टाइम गैप बहुत ही कम है। तब आप उस दूसरे फिनोमेना को कह सकते हो इंस्टेंटेनियस फिनोमेना। तो बच्चे अगर आपसे किसी भी, मान लीजिए आप बाइक की बात कर रहे हो, आप कार की बात कर रहे हो, आप गाड़ी की बात कर रहे हो, किसी की भी बात कीजिए, तो वहाँ पर हमने पूछा किस इंस्टेंट पर स्पीड या वेलोसिटी क्या है, तो तुरंत उसने अपने स्पीडोमीटर में देख करके बता दिया कि यहाँ स्पीड ये है। तब ये जो हमें आंसर मिलेगा, ये आंसर कैसा होगा? इंस्टेंटेनियस होगा। ये इंस्टेंटेनियस आप वेलोसिटी में भी डिफाइन कर सकते हो, स्पीड में भी आप डिफाइन कर सकते हो बच्चे। डिफरेंस क्या रहेगा? स्पीड हमारी स्केलर फंक्शन होगा और वेलोसिटी हमारी वेक्टर फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सपोज किसी बॉडी ने डेल्टा टी टाइम में डेल्टा डी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। एक मैंने बहुत छोटा टाइम इंटरवल सेलेक्ट किया बच्चे, डेल्टा टी, और उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है? डेल्टा डी। तो उसकी वेलोसिटी कितनी बनेगी? डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और
डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप वेक्टर लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी मिलेगी बच्चे वो हमारी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहाँ जब हम डेल्टा सिंबल यूज करते हैं बच्चे, डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस। सपोज मैंने कहा कि कोई बॉडी चल रही थी, कोई कार चल रही थी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर, ए से बी, ए का इनिशियल पॉइंट, बी फाइनल पॉइंट, और ए से चलते चलते सपोज ये सी पॉइंट पर पहुंच जाती है और यहाँ पर उसको टाइम लगता है सपोज t1, और सपोज एक डी पॉइंट पर पहुंच जाती है जो इनिशियल से उसको टाइम लगता है t2। तो डेल्टा यहाँ पर यूज किया जाता है फॉर डिफरेंस। दैट मींस डेल्टा टी अगर आप लिखते हो तो क्या होगा, ये डिफरेंस वैल्यू सी और डी के बीच में जो टाइम लगा मींस t2 माइनस t1। तो उस टाइम इंटरवल, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हम बात करें कि इस डेल्टा टी टाइम में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज डेल्टा डी, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी कवर किया बॉडी ने, तो ये आ जाएगी बच्चे इसके एक्सेस वेलोसिटी। और जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो स्पीड आएगी, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन बच्चे हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो हम क्या कहेंगे, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जिस टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं वो टाइम इंटरवल हमारा बहुत ही छोटा हो जाए, तब हम क्या कहेंगे, इसको हम लिमिट फॉर्म में लिख सकते हैं। लिमिट हमने बाउंडेशन कर दी, लिमिट लिखने से मतलब है यहाँ हमने बाउंड कर दिया टाइम को, कितने टाइम के लिए, बहुत छोटा टाइम, 0 नहीं है लेकिन 0 के बहुत पास है। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। अब बच्चे जब भी हमारा टाइम इंटरवल बहुत छोटा लिया जाएगा तब हम इसको एक अनदर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारी फॉर्म होती है डिफरेंशियल फॉर्म। तब हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में डिनोट कर देते हैं, डी से डिनोट करते हैं इसको हम, ये बन जाएगा। तब ये हमारी वेलोसिटी कहलाती है बच्चे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किस कंडीशन पर, व्हेन टाइम टेकन इज टेंड्स टू 0, जब 0 के नजदीक जा रहा हो तब आपकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी डिफाइंड फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम वेयर t टेंड्स टू 0। आप ऐसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हो। अब बच्चे एक और बात हम करते हैं, एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चे एक्सेलरेशन, इसकी बात करते हैं। चलिए, हमने स्पीड बात कर ली, हमने वेलोसिटी बात कर ली, हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? सिंपल डेफिनेशन होती है बच्चे एक्सेलरेशन की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक यूनिट टाइम में कहिए, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को बच्चे सिंबल ए से इसको डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल बन जाएगा। अब बच्चे चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सपोज एट एन इंस्टेंट t1 वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज v1, एट इंस्टेंट t2 वेलोसिटी इज v2, देन a इक्वल टू क्या बनेगा बच्चे? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज आप कैसे लेते हो? फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या बनेगा? v2 माइनस v1। टाइम इंटरवल भी आप ऐसे लेंगे t2 माइनस t1, तो क्या बन गया? a इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और यहाँ बच्चे मैंने वेलोसिटी लिखी है, तो वेलोसिटी हमारी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। तो ये आगे बच्चे कैसे आपके पास एक एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यूनिट की मैं बात करूँ, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, नीचे सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा? मीटर सेकंड टू द पावर माइनस 2। ये आपका यूनिट बन जाएगा एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन भी हमारी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए और बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ इंस्टेंटेनियस। इफ टाइम टेकन डेल्टा t टेंड्स टू 0, क्या होगा बच्चे? a लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो मैंने कहा था जब हम टाइम को बाउंड कर देते हैं तो हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, तो यह आ जाता है dv अपॉन dt।
याद रखिए बच्चे, ये dt और dv भी डिफरेंसेस को ही शो कर रहा है, लेकिन डेल्टा t थोड़ा बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन d डिफरेंस के लिए हम तब यूज करते हैं जब हमारा डिफरेंस कैसा हो, टेंड्स टू 0 के पास आ जाए। तो ये हमारी कहलाती है बच्चे इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चे, ये हमारे इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन हो। यहाँ बच्चे कुछ टर्म्स हम और डिफाइन कर देते हैं, जो टाइप्स ऑफ हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन। तो बच्चे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव कब आएगा बच्चे? हमने क्या लिखा है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। पॉजिटिव क्वांटिटी कब आएगी? व्हेन v2 इज ग्रेटर देन v1। t2 तो ग्रेटर होना ही बच्चे, टाइम का आगे बढ़ता ही रहना है। इफ v2 is greater than v1 then a will be positive, means if velocity of a body increases with respect to time then its acceleration will be positive, तो उसका acceleration positive होगा। दूसरी थिंग अगर हम बात करें बच्चे नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्या होगी? नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब बच्चे अगर मैं कहूं कि v2 इज लेस देन v1, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो गई, तो a विल भी क्या होगा? नेगेटिव। इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद इंक्रीजिंग टाइम देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, तो उसका एक्सेलरेशन बच्चे कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को बच्चे रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे, इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ velocity of a body increases by equal amount in equal intervals of time then acceleration will be uniform। पर सेकंड में कहता हूँ 2 मीटर पर सेकंड स्पीड हर सेकंड में इंक्रीज हो जाती है। फर्स्ट सेकंड में इंक्रीज हुई 2 मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड में हुई 2 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड। तो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाए, डिक्रीज होती चली जाए, कौन सा भी केस हो सकता है। तो तब एक्सेलरेशन हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म। ऐसे बच्चे आप डिफाइन कर सकते हो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की आप बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी increases or decreases by unequal amount in equal intervals of time then its acceleration will be non uniform acceleration। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा होगा स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ कैसे टाइम पोजीशन ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उनसे फिर हम निकालेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन।